दिल कोलों पुछ पहला अखां नूं मनानी दोवें कहण जाना ते बशक चली जानी साडे नाल रुस के जे मथे वट पावेंगी मथे वट पा के जे साडे कोलों जावेंगी नी डकेगी बाहर तैनू मोड़ेगी हवानी दोवें कहण जाना ते बशक चली जानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक प्यारे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, बहुत से ऐसे फैंस हैं अकमल के, मेरे वालिद साहब के, जो कि उनको लव करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक आपस में दोस्तों में यही उनकी बात होती है वालिद साहब के मुतालिक ज़्यादातर। तो बड़े लोग कमेंट्स करते हैं कि आप ये फ़िल्म का भी हमें बताएं, कैसे बनी, क्या हुआ। तो आज जो पब्लिक के इसरार पे, फैंस के इसरार पे, जिगरी यार एक फ़िल्म थी मेरे वालिद साहब की, बड़ी कामयाब फ़िल्म थी, बड़ी खूबसूरत फ़िल्म थी। तो उसके मुतालिक मैं कुछ व्लॉग बनाना चाहता हूँ और जो उनकी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। थोड़ी सी स्टोरी भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। तो ईद उल फ़ितर का दिन था, 12 जनवरी की तारीख़ थी और सन था 1967, जब वो ईद उल फ़ितर के रोज़ जुमेरात के दिन वो रिलीज़ हुई और लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और बड़ी वो प्लैटिनम जुबली फ़िल्म हुई, बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी। वो पुरानी फ़िल्मों में एक ऐसी फ़िल्म है जिसको अगर आप देखना शुरू करें तो टिल एंड तक आप उसको देख के ही हटेंगे, बीच में नहीं छोड़ी जा सकती वो फ़िल्म। ऐसी फ़िल्में थीं, ऐसी कहानियाँ थीं। तो उसमें जो डायरेक्टर थे उस फ़िल्म के, उनका नाम था इफ्तिखार खान साहब। वो बड़े कामयाब इंसान थे और बड़े माशाल्लाह उनका नाम है डायरेक्टर में, जितने भी डायरेक्टर्स हैं। तो उसमें सावन था और मज़र शाह साहब थे, अकमल ख़ान साहब थे, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब थे, अलाउद्दीन साहब थे, नगमा बेगम अकमल ख़ान साहब के साथ थी, मीना शौरी थी, ज़ीनत बेगम थी, फजल हक साहब थे, वो भी बड़े प्यारे इंसान थे और मेरे वालिद साहब के बड़े करीबी दोस्त थे। और जगी मलिक साहब भी थे और ज़हूर शाह साहब भी एक नाम था, वो भी उस फिल्म में जलवा अफरोज़ हुए। और सुल्तान राही साहब की उसमें एक गेस्ट था छोटा सा। तो उस ज़माने में आपको पता है उनका एक स्ट्रगल का दौर था, तो उन्होंने गेस्ट के तौर पर उनको लिया। और जो उसके प्रोड्यूसर थे मियाँ इफ्तिखार साहब थे, मोहम्मद सदीक़ साहब थे, राइटर उनके हसीन कादरी साहब थे, जिन्होंने ये लाजवाल कहानियाँ लिखी और गाने बहुत से लिखे। वो बड़े कामयाब और बड़े प्यारे इंसान थे और फ़नकार थे। और उस फिल्म में जो मौसीकी तरतीब गई वो बाबा चिश्ती साहब जो थे, वो मरहूम, वो बड़े कामयाब म्यूज़िक डायरेक्टर थे। उन्होंने वो फिल्म में म्यूज़िक दिया। और माला की आवाज़ में गाने कुछ रिकॉर्ड हुए, नज़ीर बेगम की आवाज़ में भी, ये बहुत बड़ी गुलकाराएँ थी उस ज़माने की। और फिर आयरन परवीन, उनका भी एक नया नया दौर था। तो अहमद रुश्ती की आवाज़ में भी गाना है और मसूद राना साहब की आवाज़ में भी गाना है। व्यूअर्स, जब कहानी का आगाज़ होता है तो स्टार्ट फिल्म में ये हमें दिखाते हैं डायरेक्टर साहब कि दो बुज़ुर्ग हैं जो कि चारपाई पे लेटे हुए हैं, साथ साथ चारपाई हैं और दोनों ने आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। और एक का बेटा अलाउद्दीन है और एक का बेटा सावन है। तो ये दोनों साथ बैठे हुए हैं, उनकी जान निकल रही है साथ ही दोनों बुज़ुर्गों की। और वो उनका ये मशहूर है कि ये शुरू से दोस्त हैं और यार हैं। और वो मरते वक्त अपने बेटों से वादा कर लेते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद आप लोगों की दोस्ती होनी चाहिए, ताकि हमारा जो एक तरीक़ेकार है पूरे गांव के सामने कि हम बड़े दोस्त थे, लोग ये कहें कि इनके बेटे भी आपस में जो थे वो जिगरी यार थे। मरन वेले अपनी औलादां नूं हिस्से विच ज़मीनां जायदादां लड़ाई ते झगड़े ते जांदे थे, पर ये दोवें यार क्यों तुहानूं रिश्ते विच प्यार मुहब्बत ते दोस्ती दे चले ने। उन दोनों की जब डेथ होती है तो उसके बाद, मरने के बाद उनके, तो जो उनके बेटे होते हैं सावन साहब और अलाउद्दीन साहब, ये आपस में मिलते हैं गले और आपस में वादा करते हैं कि हम अपने बाप की जो वसीयत है उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह, और जब तक हमारी सांस में सांस है हम अपना जो याराना है ना वो निभाएंगे। एक नुक्ते दे नाल कदी भी यार ना पूरा हो। फिर ये दिखाते हैं कि उसके घर भी बेटा हुआ है अलाउद्दीन के, और सावन के घर भी बेटा हुआ है। तो ये दोनों
अपनी बीवियों से छुप के ये आपस में डिस्कस करते हैं कि हम अपने जराने को इस तरह मतलब पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, अपने बाप की वसीयत को इस तरह हम जो है वो निभा सकते हैं कि हम ना अपने दोनों बच्चों को चेंज कर लेते हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा दे देता हूँ, तुम मुझे अपना बेटा दे दो, तो ताकि हमारा जो ना ये बंधन जो एक आपस में एक जुड़ा हुआ पाना है ये टूटे ना। औलादें चेंज कर लेते हैं, उनकी बीवियों को भी नहीं पता लगता, क्योंकि वो नए नए दोनों पैदा होती हैं और वो बीवियाँ भी सोई होती हैं या बेहोश होती हैं, तो वो उठा के ना अपने बच्चे उसको दे देता है, वो उसको दे देता है। इस तरह वो जो चीज़ें हैं ना दोनों बेटे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर वो ये होता है आगे चल के कि एक का बेटा जो है वो मज़र शाह बन जाता है और एक का बेटा अकमल बन जाता है, जिनका नाम फ़िल्म में बहादुर कहलाते हैं वो। और जब ये दोनों जवान होते हैं तो दूसरी तरफ ये दिखाया है कि फ़ज़ल हक साहब एक आर्टिस्ट थे, बड़े प्यारे आर्टिस्ट थे, तो वो चौधरी होते हैं उस गांव के और उनकी बेटी होती है नगमा। तो और जो नगमा है वो बहादुर को चाहती है, अकमल को। तो एक जगह पे इनका टकराव होता है, तो जो बहादुर होता है वो भी वहाँ पे होता है, और जो मज़र शाह होता है वो नगमा से उसकी राय पूछता है या उसको छेड़ता है या जो भी करता है। तो अकमल खान साहब जो होते हैं उनको गुस्सा चढ़ जाता है और आपस में इनकी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। देखदा नहीं टांगे ते जनानियां ने पर हो जा बुरी गल है। ओ बहादुरी हुन ते कोई मलकल मौत नहीं आ जाना ते मैं इत्थे ही मरेगा। और सुनदा नहीं और कहंदी पई इन्हां नूं छांटे मार। जे कमीने दे डरने ते मैनू बड़ा छांटा छांटे मारनी ते चुपेड़ा नहीं खांदी जा। ओ जग्गू ओ जनानियां ते हाथ नहीं चुकी दे, ओ यार कसूर भी ते साडा वे, ओ जा कुड़िया अपना काम कर। तो बहरहाल वाले साहब जो हैं अकमल खान साहब वो उसको खूब पीटते शीटते भी हैं, इनको चोटे छोटे लगती हैं, काफ़ी लड़ाई होती है। उसके बाद इसी गुस्से में जो मज़र शाह होता है वो अपने घर के दरमियान में दोनों के जो घर होते हैं उनका सेन जैसे मैंने बताया आपको एक होता है, तो उसके अंदर वो दीवार खींच देता है। जब वो दीवार उसके अंदर कर देता है तो जो दोनों बाप होते हैं दोनों के वो बड़े गमज़दा हो जाते हैं कि भी ये इन्होंने ये इस बंदे ने ये क्या किया। तो बहरहाल वो ये फ़ैसला करते हैं कि ये हम इसको दीवार को गिराते हैं। पीछे क्यों हटने? मेरे हो जा, मैं तेरी कब्र पक्की कर दूंगा। इस कंधे से कच्ची भी नहीं बनेगी पर मैं तेरी कब्र पक्की बनाऊंगा। तो जब वो गिराते हैं थोड़ी बहुत, तो उसके बाद वो जो मज़र शाह होता है वो सीधा हो जाता है, वो अपने उसके चचा जो लगता है उसको भी मारता है। और जब पता नहीं लगा तेन मैं मारे बहादुरी। जग्गू एक बारी हो रहा ते इन्नी उच्ची आख के ना दूजा यार भी सुन लवे तो फिर मैंने झूठा करने वाला कोई ना होवे। और उधर डायरेक्टर ये दिखाता है कि जो फ़ज़ल हक है जो चौधरी है पिंड का, जिसकी बेटी नगमा है, तो वो फौत हो जाता है और वो मरने से पहले अकमल के जो वालिद हैं बहादुर के वालिद, उनसे ये वादा करता है कि भी मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं ये अमानत तेरे हवाले कर रहा हूं, इनू प्यो बन के विद्या करी, जे इन कोई दुख पहुंचा तो मेरी रूह में बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। तो उसके बाद उनकी वो डेथ हो जाती है। तो ये जो दोनों यार होते हैं मज़र शाह और अकमल के जो वालिद बने होते हैं सावन साहब और अलाउद्दीन साहब, ये दोनों आपस में ये बात करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि ये ज़िम्मेदारी जो है इसको हम निभा सकें। तो लिहाजा वो नगमा बेगम से ये पूछते हैं कि आपको कौन सा बंदा पसंद है जिससे हम आपकी शादी कर दें। तो वो बहादुर का नाम लेती है कि मैं उसको चाहती हूँ। ये गल भुल गए चाचा कि उन्होंने मैं तुहाडी धी बना के विदा करन दा आख्या सी। चाचा जी मेरे हाथ बांध पड़ाई। बस बस सारी गल समझ आ गई। ले तू जाती रानी जा। लिहाजा फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है कहानी में और जो मज़र शाह होता है वो और आग बगोला हो जाता है। उसके बाद मज़र शाह ये करता है कि वो जगी मलक के पास जाता है, वो भी एक बदमाश का किरदार है, तो उसके पास जाता है और वो बदला लेने की सारी स्कीम बनाता है।
और फिर वो जग्गी मलिक साहब हैं, वो उसके साथ मदर शाह जब मिलता है तो ये दोनों मिल के नगमा बेगम को अगवा कर लेते हैं। और अगवा जब करते हैं तो फिर जो बहादुर का किरदार है अकमल का, वो वहाँ पहुँचता है और अपनी गैरत को बताता है कि ये मेरी गैरत है, और ललकारता है उनको, और फाइट शाइट होती है, उनको वहाँ से छुड़ाता है नगमा बेगम को। अरे बहादुरी पुत्रा, पहला तुम्हें दस के साड़ी इज्जत में चुक के कौन ले गया? ना ही पूछो अब्बा जी। पुत्र बहादुरी तू ओदा होलिया ते दस, असि ओनु जानो मार दियांगे। तो फिर सुन लो चाचा जी, और जग्गू सी। तो बहरहाल फिर जो अकमल का जो वालिद होता है वो बड़ा जो मतलब जो कि वालिद नहीं होता, दूसरा जो दोस्त होता है वो वालिद होता है, लेकिन जो मदर शाह का वालिद है अकमल का वालिद बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया चेंज कर लिया उन्होंने। तो फिर वो उसके अंदर जो एक बाप की जो एक वो जो होती है प्यार और वो चीज़ औलाद की, वो खून उसका खोलता है, और वो मदर शाह को कहता है कि तुम उसके बेटे नहीं, तुम मेरे ही बेटे हो। बेटा आगे से इसरार करता है कि फिर अगर मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो तुम मेरे बाप का जो किरदार निभाओ और मेरे नगमा से मेरी शादी करो। फिर मदर शाह के कहने पे जो उसका असल बाप होता है तो वो जाता है और अपने जो दोस्त होता है, जिगरी यार जो होता है, उसको जाके वो कहता है कि भी जो नगमा की जो शादी है वो मेरे बेटे के साथ होगी। तो जो उसका जो असल बाप होता है बहादुर का, अकमल का, वो भी जो सीधा हो जाता है आगे से कि भी नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि औलाद तो औलाद ही होती है। तो आपस में उनका झगड़ा शुरू होने लग जाता है, समझ लें बंदूकें ही निकल आती हैं, इस किस्म का माहौल बन जाता है। तो उस मौके पे फिर नगमा बेगम एंटर होती है, और नगमा बेगम एंटर होके तो दोनों के बाप को जो समझ लें कि वो बुरा भला कहती है कि तुम ये लोग क्या कर रहे हो और ये कैसा ये आपका सिलसिला है, तो ये तो नहीं, मैं तो बहादुर के साथ ही शादी करूँ। मैं बाबल की कब्र से जाके कहांगी कि बाबला किन्ना को अपनी इज्जत अमानत रख गया है। तेरे पुत्रों ने पीऊ बन के लड़न मरन ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧੀ ਬਾਬਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਲਾ, ਜੇ ਧੀ ਦੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀऊ ਬਣ ਤਾਂ ਬਾਬਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। और फिर उसके बाद नगमा का जो ड्रामा चलता है, उसके बाद जो मदर शाह का बाप होता है वो मान जाता है और फिर अपने जो रास्ते पे आ जाता है, और वो शादी पक्की कर देते हैं कि भी नगमा के साथ बहादुर की ही शादी होगी। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। और जब इन दोनों की, बहादुर की और नगमा की, जो आपस में बात पक्की कर देते हैं उनके वालिद, तो उसके बाद जब शादी का मौका आता है, उससे कुछ दिन पहले जो मदर शाह होता है उसको अगवा करने के इरादे से दोबारा वहाँ पे आता है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि मदर शाह जो है बंदूक निकालता है, तो उसका जो असल बाप होता है उसकी गैरत भी जागी होती है, नगमा ने जगाई होती है, वो फिर अपने बेटे को गोली मार देता है। तो ये उस फिल्म का समझ लें कि एक एंड ही था कि जिगरी यार जो होते हैं, उस यार ने अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। पहले उसके दिल में पीछे आया था कि ये मेरा बेटा है, तो वो हमदर्दी उसकी ज़ाहिर हुई थी, लेकिन नगमा बेगम ने जब वो सारा ड्रामा बोलती है तो वो फिर पॉजिटिव हो जाता है, और फिर इस मौके पे आके उसको वो मार देता है। दिल दा खून जिगर दा टुकड़ा एक अनमोल निशानी, जिगरी यारा ए निशानी, देख लिखी कहानी, ए कहानी आवन वाले यार नू सुनामी होए, यार बना के फिर न सोची सूली ते चढ़ जामी होए। तो ये व्यूअर्स एक बड़ी प्यारी जो कहानी थी जो इस जिगरी यार की थी। तो और भी मैंने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी कि उसके हसीन कादरी के इस ट्रैक के बाद, इस कहानी के बाद बहुत से लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया, फिल्मी लोगों ने पसंद किया, हिंदुस्तान में लोगों ने, आज तक लोग वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और बना रहे हैं बंटवारे का। और ये फिर बड़ा खूबसूरत वो सारा ट्रैक था, तो वो बड़ा दिल नशीं था, सबके दिलों में आज भी वो हर चीज़ ज़िंदा है और वो लोग उसको जानते हैं और पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। वो बड़े फ़नकार लोग थे और राइटर बहुत बड़े थे, और वो सारी टीमें ही बड़ी कमाल की थी, जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को कायम और दायम रखा अपने फ़न के साथ, अपनी जुस्तजू के साथ, और बहुत नाम हुआ। तो अब जो ज़वाल का जो ज़माना है वो तो अब ये बटाटू जितने लोग हैं
ये जो बने हुए हैं बड़े कारीगर, तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। सब, जैसे मैं आपको आगे भी जिक्र करता हूँ, सब काम वाले लोगों को भगा दिया क्योंकि ख़ुद इनको काम नहीं आता था। इन्होंने कहा अगर ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे, तो इन्होंने मोनोपोली बना के अपनी झूठी तो फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और बहुत काम होता था, बड़े लोगों का रिज़्क जुड़ा हुआ था। तो अब तो ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। तो व्यूअर्स, ये एक बड़ी प्यारी फ़िल्म थी, मैंने कहा इसको डिस्कस करें, और आपके कई लोगों के कहने पे ये मैंने आज व्लॉग बनाया जिगरी यार पे। तो ये सारा कुछ जो भी मैं इकट्ठा कर सकता था आपकी खिदमत में मैंने पेश किया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह ज़िंदगी दे आपको भी और हमें भी। तो मुलाकात होती रहेगी, व्लॉग बनते रहेंगे, इंशाल्लाह आपकी खिदमत होती रहेगी। तो ऐसे ही मेरे साथ देते रहें आप। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।